पैसे कहाँ से आते हैं, मर्द कहाँ से लाता है, ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है। तुम्हारा काम ये है कि हम जो कमा के लाते हैं उसमें झपटो, जैसा कुत्ता बिस्कुट को देख के झपटता है, समझे? बिफोर एनिमल, बिफोर कबीर सिंह, देयर वॉज अ मैन, अ मिथ, अ लेजेंड जो टॉक्सिक मर्दानगी की ऐसी मिसाल था कि ज़माने को उसको हेट करने की जगह वो उसे पसंद करने लगे। दी अप्पू खोटे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया एक बहुत ही ऑप्रेसिव, अब्यूसिव, ट्रेडिशनलिस्ट बट फनी हस्बैंड है जो अपनी गुजराती बीवी विमला बेन को लेजिट एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है कि शादी की है तो दबा के सेक्स करूंगा, जितने बच्चे हो सके उतने बच्चों का इसे टाइटल दूंगा, दारू पी के घर आऊंगा, जितनी हो सके उसे इतनी गालियां दूंगा, पैसे के लिए मैं इसे ह्यूमिलिएट करके रखूंगा, थप्पड़ नहीं मारूंगा, सीधे मुक्का ही मारूंगा। एंड इट वॉज so damn funny at that point and even today कि जब मैं इसे फिर से देख रहा था तो तभी भी बहुत फनी थी। एंड हाँ, सैड भी अब हो जाती है अब, क्योंकि यह सैड तब हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने तरह के एक्सपीरियंस में ऐसे लोगों को ज़रूर सही देखा होगा, कहीं बाहर देखा होगा तो किन्हीं ने आस पड़ोस में देखा होगा, तो कुछ लोगों ने तो अपने घरों में ही देखा होगा। खैर, अब अपने सदन फिल्म मेकर के राघवेंद्र राव द्वारा बनाई गई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया दरअसल एक 1999 की तमिल मूवी का एक रीमेक है, जहां कुल मिला के मामला ये है कि इस मूवी में 3 कपल्स हैं जो भारतीय समाज के 3 तरह के कंपेनियनशिप्स को दिखाते हैं। एक तो आता है अपना क्लासिक अप्पू खोटे वर्सेस विमला बेन का कंपेनियनशिप, जो कि एकदम निचले स्तर के कपल्स को आपको दिखाता है, जो आप देख ही पाते हो कि रोज पति दारू पी के आ रहा है, बीवी को पीट रहा है, घर में बच्चे ही बच्चे घूम रहे हैं, आर्थिक स्थिति ऐसी है कि अगर किसी को बुखार भी हो जाए ना तो बीवी को चावल के डब्बे में से पैसे निकालने पड़ जाएंगे इलाज के लिए। रोज कमाओ रोज उड़ाओ, रोज पैसे खत्म हो रहे हैं, ये वाला हिसाब है। जहां उसी की दूसरी तरफ अपने टाइम का ये एक्सट्रीमली मॉडर्न कपल को दिखाता है, जहां बंदे की वाइफ डीएवी पीजी कॉलेज वाली इंग्लिश बोलती है, शादी हुई है अभी नई नई, तो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कोई बच्चे उच्चे नहीं करना। उसकी बीवी साड़ी की जगह सूट सलवार पहनती है जो अपने टाइम में पीक मॉडर्न था भाई। पर वहीं उसकी पति की भी आदत सोच वही पुराने वाली ही है कि किचन में घुसकर मैं कुकर की सीटी बंद नहीं कर सकता, ये औरतों वाले काम होते हैं, फलाना ढिमकाना। लेकिन उसकी वाइफ बड़ी स्पाइसी है, गिरा के आप उससे बात नहीं कर सकते, वो डराती धमकाती भी है, फील्डिंग भी सेट करती है। एंड आई गेस पढ़ने लिखने का कुछ तो फायदा हुआ। एंड फिर बीच में कपल आता है दोनों का बैलेंस, मीना वर्सेस रवि का। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनकी शादी को, एक बेटी है, बीवी को पैम्पर भी करता है, तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं है। जहां भी इसे ऐसे देख के समझ सकते हो कि दोनों एक्सट्रीम्स में दोनों के पति अपने बच्चों के पापा ज़रूर से बन सकते हैं, लेकिन ये बीच वाला पति बाप है, एंड बाप का डर तो आप समझते ही हो। वेल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, झुमरी और भीष्म का कपल आता है, जो कि हर एक औरत का ड्रीम पति है। वही ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला हिसाब है। पति इनका बहुत ही डेंजर आदमी था पर शादी से पहले, और जब शादी हुई तो भाई काफी डोमेस्टिकेट हो गए। और हर औरत का एक सपना ही है कि वो अपने पतिनुमा मॉन्स्टर जैसे शख्स को टेम कर सके, वो उसकी बात ही सुने। तो दैट्स गोविंदा इन दिस मूवी कि जो मैडम जी कहेंगी वही सब चलेगा। एंड मैडम जी भी कमाल की है, वो भी स्पाइसी, स्मार्ट, वेल रेड, कंपैशनेट है, मतलब कि एकदम परफेक्ट पावर कपल की तरह। एंड नाउ फिल्म की प्रॉब्लम की शुरुआत होती है कि इनके पति के पास घर चलाने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, पैसे नहीं होते हैं, काफी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है। तो अपने सारी परेशानियों के भाव में फिल्म इन्हीं प्योरिस्ट को एक ब्लास्फेमस सोल्यूशन देती है कि औरतों को घर से बाहर निकल के काम करना चाहिए। जहां दोनों एक्सट्रीम्स के पति तो नाराज हो जाते हैं कि मेरी बीवी घर से बाहर निकल के काम करेगी, तो वहीं अप्पू कोटे सीधे झापड़ से शुरुआत करता है। लेजिट सीन झापड़ से ही शुरू होता है कि तूने नौकरी की बात बोली कैसे। जहां इट ऑल्सो हैव लेयर्स, इनसिक्योर तो है ही कि बीवियां घर से बाहर काम कर रही होती हैं, बाहर काम करने जाएंगी तो हमारी नाक कट जाएगी कि बीवी की कमाई खाता है। और फिर जब बीवियां थोड़ा सा रेबेलियस होकर बाहर काम कर भी लेती हैं, 1 महीने तक कुछ पैसे जुटा भी लेती हैं, तो पति कुछ भी कर लेगा, बाहर जाके घास ही क्यों ना खा लेगा, मगर बीवी की कमाई को नहीं छोड़ेगा। जो कि भले ही उनकी वाइफ उनका कर्ज कमी क्यों ना कर रही हो, लाइफ थोड़ी सी बेटर ही क्यों ना कर रही हो, समाज में कम ही बेइज्जत क्यों ना कर रही हो, कुछ भी हो जाए, इन्हें यह बात पसंद नहीं है कि मेरी बीवी पे से मेरा कंट्रोल जा रहा है। और वो कंट्रोल का दूसरा नाम ही तो पावर है। जिनमें से अभी आप ये सोच रहे होंगे कि वो उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती अपने पतियों को, एंड इट्स अ वैलिड क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। इट्स टू मच। ये नौकरी भी करके आती हैं, घर में खाना भी बनाती हैं, बच्चों को भी संभालती है, अपने पतियों के ताने भी सुनती हैं, मार भी खाती हैं, तो ये किस तरीके की पार्टनरशिप है? यही करना है तो वो अकेले ही कर सकती हैं। तो
सिंपल सी बात ये है कि दिस इज अ ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन। आज का तो मुझे पता नहीं, पर ट्रेडिशनली दीज वुमेन हैड अ वेरी हाई टॉलरेंस, और घर छोड़ना, पति को छोड़ना वाज अ वेरी टैबू सब्जेक्ट, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिवोर्स जैसी कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं था। तो सिंपल सी बात हमेशा से यही रहती हुई आई थी कि जो मिला है उसी के साथ एडजस्ट करो, चलता है जी, ऐसे ही बनी है जिंदगी, यही चीज होगी। और ऐसा हमें मूवीज में भी देखने को मिलता है। राजा की आएगी बारात से लेकर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तक 2000s की मोस्ट ऑफ द मूवीज का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि चाहे कितना भी आपको परेशान क्यों ना किया जाए, कितना भी लोग आपके साथ मिसोजिनिस्ट क्यों ना हो, भले ही आपकी इज्जत क्यों ना हो, डोमेस्टिक अब्यूज वो तो चलता ही रहता, नॉर्मल सी बात है, उसमें आपको एडजस्ट करके रहना है। और देर ही सही मूवी के क्लाइमैक्स में आखिर में आपका पति सीखेगा, एंड जब पूरी दुनिया उसकी गाड़ी मार ली होगी, तब जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा, तब वो समझेगा कि नहीं, मेरी बीवी सही थी, मैं गलत था। एंड फिर आपकी ज़िंदगी के कुछ आखिरी क्षण बचे होंगे, तब जाकर आपको एक हैप्पी एंडिंग नसीब हो सकेगी। एंड कुछ वाइफ्स के लिए तो काफ़ी ख़राब बात भी हो जाती है। इन रियल लाइफ में देखता हूँ कि जब उनके बच्चे उनके लिए थोड़ी सी बेटर लाइफ करके देते हैं, दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द लाइफ तो उन्होंने काफ़ी काफ़ी हरासमेंट में बिताई है। एंड विच इज़ वेरी सैड कि जब आप ये सोचते हो कि कभी इन्हें मौका मिलता चूज़ करने का, तो वो कभी भी इन पतियों को चूज़ ना करती, इस तरीके के मर्दों को ना चूज़ करती, कभी इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हो पाती कि शादी के बाद अगर मेरी लाइफ की इस तरीके की होने वाली होती, तो इनफैक्ट वो कभी भी ऐसे इंसान के साथ शादी ना करती, इनफैक्ट कि वो कभी भी शादी ना करती। और ये बात सिर्फ मूवीज़ तक ही लिमिटेड नहीं है, ये दिखाता है कि कितने सारे लोग एक बहुत ही अनहैप्पी, डेस्परेट, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं। एंड ये बात भी मैं समझ पाता हूँ कि क्यों ज़्यादातर किड्स, जिनमें मोस्टली लड़के ही होते हैं, वो अपने माँ को लेकर पॉजेसिव इतना ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपनी माँओं को सफ़र करते हुए देखा है, एंड वो बात समझते हैं कि नहीं, अब मैं शायद मैं इन्हें एक बेटर लाइफ दे सकता हूँ। मूवीज़ की बात तो अलग है, उसमें पति को आखिर में एटलीस्ट क्लाइमेक्स में अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है, मगर इन रियल लाइफ कितने सारे पति बुढ़ापे तक नहीं समझ पाते। एंड फिर कुछ महिलाएं जो थोड़ा सा थैंकफुल होती हैं, उनके बच्चे आगे चल के मे बी उनकी लाइफ थोड़ी सी बेटर करती है। खैर, अब फिल्म की बात करें तो यहाँ पे शादी का मतलब इस तरीके से ही प्रेजेंट है कि मुझे एक काम वाली बाई चाहिए जिसको मैं डोमिनेट कर सकूँ, मेरे कदमों में रहे, बच्चे करने, क्योंकि सोसाइटी ये समझती है कि ये मर्दानगी साबित करने की एक पहचान है। तो इनफैक्ट मुझे एक सेक्स डॉल चाहिए जो मुझे मालिक मालिक करके मेरे सारे काम करे। एंड इसी पे मूवी का आइकॉनिक क्लाइमैक्स आता है, या फिर मैं बोलूँ गर्ल मैथ वाला क्लाइमैक्स आता है, कि मूवी का मेजर टर्निंग पॉइंट वो सीन नहीं है कि जब रवि की बेटी बीमार हो जाती है और इनके पास 2 लाख इकट्ठा करने के लिए पैसे होते हैं, नहीं, बल्कि वो सीन है कि जब तीनों के पतियों ने अपनी बीवियों को घर से बाहर निकाल दिया था। एंड वो क्लासिक अल्फा मूव है कि तू मेरे जूते में डाल डाल के पीने वाली औरत, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, तू कहाँ जाएगी, तू मेरे ही पास ना रोकर आएगी। एंड तब जाके तीनों आगे चल के गोविंदा के घर में रहती हैं ताकि अपने बच्चों को देख सके। एंड सोसाइटी भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि इवेंचुअली पति पत्नी का मैटर है तो आगे चल के सॉर्ट हो ही जाएगा। पर उस टर्निंग पॉइंट की बात करूं कि इन तीनों पत्नियों से सहा तब नहीं जाता कि जब इनके पति किसी और औरत को लेकर घर में आते हैं। मतलब कि इतने टाइम से मारना, पीटना, मेंटल अब्यूज, हरासमेंट, ट्रॉमा, सब कुछ चलेगा, क्या क्या नहीं करके मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मगर किसी और की औरत के साथ मैं तुम्हें नहीं देख सकती। और ये वो मर्दों का वो डायलॉग तुमने इंटरनेट पे नहीं सुना होगा कि यार 2 बच्चों के साथ भी आएगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो उसी के कॉन्ट्रास्ट में ये औरतों का काउंटर समझ सकते हो कि वो मुझे बेल्ट से भी मारेगा तो चलेगा, मगर किसी और औरत के पास ना जाए। अब देखो, खैर जोक्स अपार्ट, बट इट्स अ वेरी डम एंड स्टूपिड सिचुएशन कि आपके पति ने आपको मारा पीटा, चाहे जो कुछ भी किया, मगर इन दी एंड आपसे माफ़ी मांग ली तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। नहीं, सम पीपल डू डिजर्व द वर्स्ट इन लाइफ, क्योंकि प्यार में इतनी मेहनत भी नहीं होनी चाहिए, किसी बहुत ही अच्छे शख्स ने मुझे कहा था। पर वो सीन सोच के मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनली हंसता हूँ कि उन सारी औरतों ने कितना कुछ नहीं सहा, लेकिन वो अभी भी सहने के लिए तैयार हैं, बट वो किसी और औरत के साथ अपने पति को नहीं देख सकती। एंड विच इज़ वेरी फनी। अब हाँ, मूवी फनी है, एक्सट्रीमली फनी है, यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ बहुत ही अंडररेटेड है। एंड मैं इसे आज भी देखता हूँ तो बहुत ही हंसता हूँ। एंड यस, अप्पू खोटे की मिसोजिनी और उसकी टॉक्सिसिटी पे हंसता हूँ। मूवी एक्चुअली ये बताती है कि हाँ, जो ये मर्द कर रहे हैं वो गलत है, जिसके नतीजन आप उसके साथ नहीं बल्कि उस पे हंसते हो। यू नो दैट कि ही इज़ नॉट अ मैन, ही इज़ अ माइंड सेट। द लाउडर ही गेट्स द मोर वी लाफ। एंड मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो गलत है, इट्स कॉमन सेंस। पर वट ऑल्सो मेक दिस मूवी वेरी सैड कि यार देखा है मैंने इसको कहीं पे, एंड मूवी से हट के मैंने कहीं से देखा है
किसी को रास्ते में करते हुए देखा है, किसी की शादी में देखा है, मोहल्ले में देखा है, या फिर अपने घर में ही देखा है, जहाँ कोई कॉल आउट करना भी नहीं चाहता, क्योंकि कॉल आउट करने का मतलब होगा एडमिट करना कि प्रॉब्लम कितनी डीप रन करती है। और जब मैं अब बड़ा हो चुका हूँ आई गेस, तो ये रियलाइज़ करना शुरू कर ही दिया है कि ये फिल्म कितनी सैड थी एंड औरतों ने कितनी सैड लाइफ बिताई है, जिसे कितना ही ज़्यादा फ़नी वे में दिखाया गया है। एंड यस, मूवी फ़नी है, मैं आज भी स्टैंड करूँगा उस पर। एंड वो भी ऑल थैंक्स टू अप्पू खोटे एंड विमला बैन, दे आर पॉप कल्चर आइकन्स। बाकी अब दुनिया बदल चुकी है, जब भी इंस्टाग्राम खोल के देखता हूँ किसी न किसी की फील्डिंग सेट हो रही होती है। बट आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ चूजिंग समवन। कोई एंटी कंपेनियनशिप नहीं, बल्कि चूजिंग का मतलब ये है ना कि मैं जानता हूँ कि पूरे चांसेस हो सकते हैं कि तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे वर्स्ट इंसान हो, मैं अपना सब कुछ खो सकता हूँ, पर इन ऑड्स के बावजूद भी मैं चांस लेना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें चूज़ किया और सब कुछ गवा भी दिया तो इट विल बी वर्थ इट, एंड दैट्स लव। बाकी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में भी सही रास्ते को बताने की कोशिश कर रही हो 2000s में, पर अपने पार्टनरशिप कंपेनियनशिप को लेकर अपनी कोर अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड है, बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड है। बट एटलीस्ट चलो फनी तो है। बाकी दुनिया बहुत ही बदल चुकी है, आप भी कोई एक अमीर औरत देख लो, घर में काम करने के लिए शुरू हो जाना। बाकी क्या फील्डिंग लगने से बचना, तब तक के लिए देखते रहना। पीजे एक्सप्लेन।